अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये जो टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इसका पहला हाफ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम इसके नेक्स्ट हाफ के बारे में बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, इसमें हम बात कर रहे थे कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी एमिशन को, इसके खारिज होने को हम एटमॉस्फेयर में कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर में खारिज होएगी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, तो ये एसिड रेन करवाती है। ये हमने एसिड रेन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ा। अगर आपने ये चैप्टर स्टार्ट में मेरे साथ शुरू किया हुआ है तो आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ रही होगी जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है ना, इसकी एमिशन को, ये एटमॉस्फेयर में खारिज ना हो, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दो तरीके हैं। एक तो एक ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर सल्फ़र ही कम हो। मिसाल के तौर पर फ्यूल है, ठीक है। इस फ्यूल के अंदर जब सल्फ़र ही थोड़ा होगा तो कम सल्फ़र बर्न होगा, तो कम SO2 गैस बनेगी, ठीक हो गया। दूसरा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है, ये आपको लिखने में बड़ा मुश्किल नाम लग रहा होगा। इसको हम बहुत आसान से पढ़ेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जी स्टूडेंट्स, सपोज करें आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, बड़ी खूबसूरत सी आपकी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री है, पावर प्लांट है, जिसने क्या करना है, कोयले वगैरह को बर्न करना है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करना है, बिजली पैदा करनी है। कोयले से बिजली पैदा करते हो ना, तो मान लो एक फैक्ट्री है जो कोयला बर्न करके फॉसिल फ्यूल जला के आपके लिए बिजली बनाती है। अब इस फैक्ट्री में क्या होगा, ये इसकी चिमनी है, ठीक है। वो चिमनी वो होती है जहाँ से गैसेस निकल के बाहर आती हैं। ये फैक्ट्री हमारी। अब क्या होगा, ये इसकी चिमनी है जहाँ से गैसेस निकल के बाहर आना होता है। अच्छा, अब देखें, ये यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है, जब जाहिर सी बात है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो मुख्तलिफ तरह की गैसेस प्रोड्यूस होंगी। तो मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस, काफ़ी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होंगी। एक गैस थोड़ा प्रोड्यूस होगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस, जो वेस्ट गैसेस हैं, फजूल गैसेस हैं, उनका एक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। उस मिक्सचर में आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकती है, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ठीक हो गया। और कौन सी गैस हो सकती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं। तो ये सारी गैसेस हो सकती हैं। तो ये जो सारी ख़तरनाक गैसेस निकल रही हैं, वेस्ट फजूल गैसेस निकल रही हैं, ये जो इनका मिक्सचर है ना, ये जो सारी गैसेस है, इनको कहते हैं फ्लू गैस, ठीक। ये फ्लू गैस है हमारे पास। तो वो कहता है कि जो फ्लू गैस निकल रही है, आप इसकी डीसल्फराइजेशन कर दें। डीसल्फराइजेशन का मतलब है इसके निकलने से पहले आप उसमें से सल्फ़र रिमूव कर दें, क्योंकि सल्फ़र ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ये भी सारी ख़तरनाक है, लेकिन सल्फ़र बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस, नाम से आपको पता लग रहा है, डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन क्या है, डी मीन्स रिमूवल होता है हमेशा। डी का मतलब होता है रिमूव कर देना, ख़त्म, निकाल देना। और सल्फराइजेशन मतलब सल्फ़र। तो सल्फ़र आप कैसे रिमूव कर सकते हो, आपने यहाँ पे ना एक कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना है। एक लाइम होता है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जब वो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे डाल दोगे ना, उस लाइम ने वो जो सल्फ़र नीचे से आ रही है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, उसको अब्जॉर्ब कर लेना है। जब वो लाइम वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब कर लेगा ना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपका स्पंज नहीं होता, वो पानी सारा जज़ब कर लेता है अपने अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपने लाइम रख दिया, लाइम इस्तेमाल किया है, मान लो ये लाइम है, ठीक है। इस लाइम ने क्या करना है, वो जो सारी ऊपर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ रही है उसको अब्जॉर्ब कर लेना है। जब सारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस अब्जॉर्ब हो जाएगी तो ऊपर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आएगी नहीं, क्योंकि वो सारी लाइम में अब्जॉर्ब हो गई है। तो इसको कहते हैं डीसल्फराइजेशन। आपने सल्फ़र को रिमूव कर दिया, सल्फ़र अब एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, जिसकी वजह से इतने ख़तरात का सामना में नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये फ्लू गैस है। तो फ्लू गैस क्या है, वो यही बता रहा है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस। ये जो सारी की सारी वेस्ट गैसेस हैं, ख़तरनाक गैसेस निकल रही हैं, फजूल गैसेस निकल रही हैं, उनका मिक्सचर जो है ना, वो जो सारी गैसेस हैं, उनको फ्लू गैस कहते हैं, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो। कहाँ पे, पावर प्लांट्स में। पावर प्लांट्स में आपने फॉसिल फ्यूल बर्न किया, कोयला जलाया, कोई भी चीज़ आपने बर्न की, तो उसके नतीजे में ख़तरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उसका जो मिक्सचर है, वो जो सारी गैसेस हैं, उनको फ्लू गैस कह देते हैं। अब डीसल्फराइजेशन प्रोसेस में क्या आपने करना है, इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एड्जॉर्बेंट्स। आपने एड्जॉर्बेंट्स डाल देना है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहते हैं। लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसने गैस को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेना है। एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब, ठीक है। एक लफ्ज़ होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर जज़ब कर लेना। एक होता है एडजॉर्ब। ये वाला जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है ये जो लाइम है, लाइम ने इस सारी गैस को अपने ऊपर लगा लेना है, अपने ऊपर रख लेना है, स्टिक कर लेना अपने ऊपर, ठीक है। तो ये एड्जॉर्ब है।
तो वो कह रहा है कि वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसने क्या करना है, वो एक एड्जॉर्बेंट के तौर पर एक्ट करेगा। उसने सारी वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ रही है उसको अपने ऊपर चिपका लेना, अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, अप टू 95% ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्लू गैसेज में, ये जो सारी फ्लू गैसेज थी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ रही थी, 95% तकरीबन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके साथ ही चिपक जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द फ्लू गैस है जो 95% सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना वो रिमूव हो जाएगी। अब वो एटमॉस्फेयर में नहीं आएगी क्योंकि वो सारी जो है इस एड्जॉर्बेंट लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ चिपक गई है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है। इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते थे, हमने कहा था दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर लें जिसमें सल्फ़र कम हो। दूसरा तरीका क्या, फ्लू गैस जो है उसकी डीसल्फराइजेशन कर दें। तो वही हमने काम किया ना, वो जो फ्लू गैस निकल रही थी उस फ्लू गैस की डीसल्फराइजेशन कर दी। तो ये दो बातें हैं, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद वो कहता है कि टू डिस्करेज द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इन आवर डेली लाइफ। दूसरा तरीका हमने कौन कौन से तरीके पढ़े, पहला प्लांटिंग ट्रीज़, दूसरा तरीका हमने पढ़ा कैटलिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल, तीसरा तरीका हमने पढ़ा कि आपने एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ये हमने तीसरा तरीका पढ़ लिया। और चौथा तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, ये चौथा तरीका हम पढ़ रहे हैं। चौथा तरीका क्या है कि आपने जो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम से कम करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या करें, यूज़ द रीन्यूएबल सोर्सेज, जो रीन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के हैं आप उनको इस्तेमाल करें टू मीट आवर एनर्जी डिमांड। अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप ना रीन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल करें। अब दो तरह की एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, एक रीन्यूएबल होते हैं, एक नॉन रीन्यूएबल होते हैं। मैं इसके बारे में अब आपको समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, रीन्यूएबल सोर्सेज का आपको कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद आपको बार बार मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी है, एक रीन्यूएबल सोर्सेज है। आप सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हो, आपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं, सोलर पैनल से सूरज की रोशनी की मदद से आप बिजली पैदा कर रहे हो। तो क्या सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ ना। आज आपने सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर ली तो क्या ऐसा होगा कि कल सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, क्या हम कल दोबारा सूरज की रोशनी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? ऐसा नहीं है, कल दोबारा फिर सूरज निकलेगा, आप दोबारा सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बार बार आप इस्तेमाल करने के बावजूद वो चीज़ हमें ख़त्म नहीं हो रही, वो बार बार चीज़ मिल रही है। ठीक है, सूरज की रोशनी अगर आपने इस्तेमाल इसको आज कर भी लिया है, इससे आपने बिजली पैदा कर भी ली है, लेकिन कल फिर सूरज निकल आएगा, सूरज की रोशनी दोबारा आपको मिल जाएगी, ख़त्म नहीं हो रही। बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद ये आपको बार बार मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप हवा को देख लो, ये जो मूविंग एयर है इसको हवा कहते हैं। ठीक है, हवा को हम इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, ठीक है, आप उन टरबाइंस को घुमाते हो, उनके घूमने से फिर बिजली पैदा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो क्या ऐसा हुआ कि हमने हवा को इस्तेमाल कर लिया तो हवा ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने हवा इस्तेमाल किया तो दोबारा फिर और हवा आ जाएगी। ठीक है, बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद वो चीज़ बार बार आ रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। पानी को इस तरीके से देख लो, पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी से भी बिजली बनती है। बड़े बड़े डैम्स होते हैं, डैम्स में पानी आप स्टोर करते हो और उससे फिर टरबाइन वगैरह को घुमाते हो, बिजली पैदा होती है। क्या पानी ख़त्म हो गया, आपने उससे बिजली बना ली? नहीं, पानी दोबारा आ जाएगा, दोबारा आप उससे बिजली बना सकते हो। ठीक है, ये सारा रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। लेकिन नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनमें फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, एक बार आप इनको जला लो ना तो उसके बाद लाखों साल लगेंगे, फिर दोबारा कहीं जाके फॉसिल फ्यूल नया बनेगा। क्योंकि फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, वो जो पौधे थे, वो जो जानवर थे, ठीक है, ये जानवर ख़त्म हुए, इनकी डेथ हो गई, फिर ये ज़मीन के नीचे दफन हो गए, फिर इतना ज़्यादा इनके ऊपर हीट पड़ी, प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से ये फिर बाद में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। अब इस प्रोसेस को तो लाखों साल लगते हैं ना। तो फॉसिल फ्यूल ऐसा नहीं होता, इनको आप एक बार इस्तेमाल कर लो ना फिर दोबारा नहीं आपको मिलते, लाखों साल बाद मिलेंगे। तो ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो इसलिए बुक वाले कहते हैं कि आप रीन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल करें, वो सोर्सेज जिनको बार बार आपको वो मिल सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को आप इस्तेमाल ना करें, फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो इनसे आलूदगी बहुत पैदा होती है। आपने पीछे हर जगह हमने ये पढ़ा, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से ही नॉन रीन्यूएबल फॉसिल फ्यूल को जब आप बर्न करते हो तो इससे आलूदगी पैदा होती है। फॉसिल फ्यूल हम गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं, इनको हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको आप कम इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ मतलब इतनी ज़्यादा ना रखें जो लोगों ने रखी होती 3-3 गाड़ियाँ इस तरह करके। ठीक है, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि उनमें कम डीजल, कम फॉसिल फ्यूल बर्न हो, कम आलूदगी पैदा हो। और वैसे भी नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज अगर ये एक बार इस्तेमाल हो गए तो इन्होंने लाखों साल बाद बनना है। ठीक है, इन्होंने इतना बनना ही नहीं है जल्दी।
तो इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि आप इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करें। बुक में आपके यही लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। वो कहता है कि रीन्यूएबल सोर्सेज को आप इस्तेमाल करें टू मीट आवर एनर्जी नीड, एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है, रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं दैट इट कॉन्टीन्यू टू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट वजूद में है, ये कॉन्टीन्यू है, मतलब ये वजूद में मुसलसल ये मौजूद होंगे डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड। आप जितना मर्जी इनको इस्तेमाल कर लें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक, आप एक लंबे अरसे तक इनको मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, इन्होंने कॉन्टीन्यू टू एग्जिस्ट, इनका वजूद बरकरार रहना है, इन्होंने ख़त्म नहीं होना। इवन एज, ठीक है, इवन एज दे आर यूज्ड, वो कहता है आप इनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल। इस तरह सूरज की रोशनी है, रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना सूरज निकलता है, रोज़ाना आप इससे बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये आपको फिर भी सूरज की रोशनी मिलती जा रही है। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यू टू एग्जिस्ट, इन्होंने ख़त्म नहीं होना, इनका वजूद बरकरार रहना है, बावजूद ये कि आप इनको जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर लें। तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज में कौन कौन से आ जाते हैं? सूरज की रोशनी आ जाती है, जिस तरह मैंने भी आपको समझाया, विंड हवा आ जाती है, मैंने भी आपको समझाया, पानी आ जाता है, भी मैंने भी आपको समझा दिया, जियोथर्मल। अब जियोथर्मल क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, जियो का मतलब क्या है? जियोथर्मल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हीट इन द अर्थ, ज़मीन में जो हीट है। अब ज़मीन में हीट क्या होती है? हमारी ज़मीन है खूबसूरत ज़मीन, ठीक है, तो ज़मीन के नीचे करके ना यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चट्टानें हैं जिनको कहते हैं मैग्मा। ठीक है, ये मोल्टन रॉक्स होती हैं, पिघली हुई चट्टानें हैं, ये इनको मैग्मा कहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, बहुत शदीद गर्मी। वो जो शदीद गर्मी होगी ना, वो क्या करेगी? उस शदीद गर्मी ने क्या करना है? शदीद हीट है, उस हीट ने करीबी पानी जो होगा उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे ही होता है ना, शदीद गर्मी दो तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टीम अब आप इस्तेमाल करेंगे, उस स्टीम से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ भी कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट है, ये भी ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए हम इसको रीन्यूएबल सोर्स कह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हीट मुसलसल बरकरार रहेगी, वो पानी से स्टीम बनाती जा रही है और स्टीम से आप बिजली लेते जा रहे हो, तो ये चीज़ भी ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए हम इसको भी रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। इसी तरीके से बायोमास, बायोमास क्या होता है जी स्टूडेंट्स? बायोमास क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। ठीक है, आप बायो पढ़ते हो ना, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप स्टडी करते हो, और मैस का मतलब होता है मटीरियल। तो वो मटीरियल, मैस का मतलब क्या है? मटीरियल, वो मटीरियल जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हो, जैसे कि पत्ते हो गए, ठीक है, जानवरों का वेस्ट वगैरह हो गया, ये सारा, और इसके अलावा इसी तरीके से प्लांट्स का कुछ पौधे वगैरह हो गए। तो इन सारी चीज़ों को जब आप जलाते हो ना, तो इनके जलाने से आपको हीट मिलती है, ऐसे ही है ना, तो उस हीट से भी आप बिजली बना सकते हो। तो इसलिए, और आपको इसी तरीके से पौधे ग्रो करते रहेंगे, आप उनको जला के, ये इसी तरीके से एनिमल्स का वेस्ट आपको मिलता रहेगा, तो आप उनको बर्न करके जला के हीट मिलेगी, उस हीट से आप बिजली बना सकते हो। तो ये चीज़ भी बार बार आपको मिलती रहेगी, इसलिए इसको रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। तो वो कहता है कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो होती हैं, हवा वाली एनर्जी और सूरज की रोशनी, हैव बीन प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव वेज, ये बड़े मौसर तरीके हैं बिजली पैदा करने के, विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर। ठीक हो गया। इसी तरीके से उसने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में रेडोन के बारे में बात की। वो कहते हैं रेडोन जो है ना, एक रेडियो एक्टिव गैस है। चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होती हैं, जिन्होंने रेडिएशन प्रोड्यूस करनी है, शुआएँ निकालनी है। तो ये कुदरती तौर पर एक गैस है जिसने शुआएँ निकालनी है। जब ये अगर ये बिल्डअप जमा होती रहती है इनडोर्स, मतलब इंडोर अंदर ही अंदर, मतलब बाहर नहीं, बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं, कोई फैक्ट्री के अंदर ही अंदर या घर के अंदर अंदर जमा होती रहती है, हाई लेवल तक जमा हो जाती है ना, तो इतनी खतरनाक है, इसने इवन लंग कैंसर करवा देना है। तो ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि रेडोन आपको क्या काज करवा सकती है? लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर करवा सकती है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेटजीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ ली, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।